ऐसी अनोखी कहानी जो आपको वाकिफ करवाएगी कि एक इंसान के आखिर कितने चेहरे हो सकते हैं, और ये देखकर आप भी सहम जाएंगे कि इस बहरूपिया चेहरे के पीछे वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस हद तक गुजर सकता है। कमाल की कोरियन मिस्ट्री कहानी मूवी स्ट्राइप अपने पिटारे से ले आई है 2024 के हिडन फेस। डायरेक्टर किम, IMDb 6.2। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया के हैरत अंगेज और दंग कर देने वाले फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज, या फिर ऐसी जगहों से आप गुजर चुके हो लेकिन आपको उनके राज के बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप हमारे नए YouTube चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों। अब कहानी सुना जाए। कहानी की शुरुआत एक मशहूर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर सियोंग को दिखाते हुए होती है, जो अपनी मंगेतर सोयू से बेहद प्यार करता है, जो कि उसके ही ऑर्केस्ट्रा में एक बेहतरीन चेलिस्ट है। मगर एक दिन जब सियोंग घर पहुंचा तो देखा कि सोयू कहीं नहीं है, और तब उसके हाथ लगा उसका एक वीडियो मैसेज जिसमें उसने कहा है, हम दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर बर्लिन जा रही हूँ। ये वीडियो देखकर तो सियोंग बहुत ही टूट जाता है। मगर एक हैरत की बात यहाँ ये है कि सोयू अपना सारा सामान घर पर ही छोड़कर गई है, खास तौर पर उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा। चलो, देखते देखते 12 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सोयू की अब तक कोई खबर नहीं मिली। इधर सोयू की माँ सियोंग को समझाते हुए कहती है, वो कहीं नहीं गई है, बस किसी होटल में मस्ती कर रही होगी और कभी न कभी वापस लौट आएगी, तुम परेशान ना हो। पर तब तक हम अपने शोज कैंसिल नहीं कर सकते, हमें जल्द सोयू की जगह एक चेलिस्ट की जरूरत है, इसलिए मैंने मीजो नाम की एक लड़की को आज ऑडिशन के लिए बुलाया है, तुम इसका इंटरव्यू ले लेना। सोयू को बेहद प्यार करता सियोंग ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन सोयू की माँ, जो उसके प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्टर भी है, उनके कहने पर ही वो ये इंटरव्यू लेता है। यहाँ उसे मालूम पड़ा कि मीजो कभी सोयू की जूनियर हुआ करती थी और दोनों ने एक ही म्यूजिक टीचर पार्क से ये कला सीखी है। मीजो की परफॉर्मेंस उसे काफी पसंद आ गई। उसने उसे पर्सनली अपने ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया और साथ ही ये भी कहा कि उन दोनों की पसंद एक ही है। अगले ही दिन से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के भी काफी करीब आ गए, इतना करीब कि शायद वो जगह सियोंग की जिंदगी में सोयू के सिवा कोई नहीं ले सकता था। लेकिन सोयू आखिर गई कहाँ है, ये अभी तक भी एक सवाल बना हुआ है। वहीं सोयू की माँ को भी अब उसकी चिंता सताने लगी, क्योंकि सोयू कुछ भी करे, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहे, अपना क्रेडिट कार्ड जरूर इस्तेमाल करती है। बिना शॉपिंग और पैसे खर्च करे वो रह ही नहीं सकती। मगर जहाँ इतने दिन हो गए, अभी तक उसने एक बार भी अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, और यही चीज उन्हें काफी हैरत में डाल रही है। सियोंग उसके ऐसे अजीबोगरीब बर्ताव से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे लगता है कि शायद वो उसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। वो सोयू की माँ को भी यही समझा रहा होता है कि तभी उसके फोन पर मीजो का टेक्स्ट आया। पिछली रात के लिए वो खुद को गुनहगार मान रही है। मुझे इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी और ना ही तुम्हारे घर जाना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ और अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। शाम को सियोंग को एक बार फिर मीजो का कॉल आया। उदास सियोंग सोयू की याद में मशहूर उसकी पसंदीदा धुन पर पियानो बजा रहा होता है। फोन के दूसरी तरफ मीजो भी सब सुन रही इस मधुर धुन से वो दोबारा सियोंग के घर की तरफ खींची चली आती है। दोनों फिर से बेडरूम में पहुँचे और एक दूसरे में समाने लगे। ये वही कमरा है जहाँ सिर्फ सोयू का हक है और उसके सिवा कोई नहीं आता। पर आज मीजो उस कमरे की शोभा बन चुकी थी। वो बार बार शीशे की तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सियोंग की और करीब आ जाती। अब जब वो नहाने बाथरूम गई तो अचानक जोर से चिल्ला पड़ी। सियोंग सब कुछ जल्दी छोड़ छाड़ कर भागा। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बस अचानक से पानी को ज्यादा गर्म होने की वजह से उसे हल्का सा जलने लगा। इसी के साथ अब कहानी 3 महीने अतीत में चली गई, जहाँ सोयू सियोल एयरपोर्ट सियोंग के साथ आई हुई है और तभी उसकी मुलाकात मीजो से हुई। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। मीजो बोली, मैं बोर हो रही थी तो इसलिए सोचा कि तुम्हें वेलकम करने के साथ साथ घर की चाबी भी दे आऊं। सोयू ने कहा, जब हमने फैसला किया ही था कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, चाबी तुम दरवाजे पर रख देती। चलो कोई बात नहीं, मुझे चाबी दे दो। फिर दोनों के बीच घर को लेकर थोड़े रिनोवेशन की बात हुई और इसके बाद सोयू वहाँ से चली गई। ये घर वाकई आलीशान था, जिसे देखकर सोयू काफी खुश है। सियोंग को भी काफी भा गया, लेकिन ये सब कुछ वो अपनी कमाई से करना चाहता था। वो अपने सपने खुद पूरे करना चाहता था, ना कि उसे ये सब सोयू से चाहिए। इसका उसे काफी अफसोस भी है, मगर सोयू उसे मना लेती है। शाम को घर पर एक बेहतरीन पार्टी भी रखी गई,
पर सियोंग को अभी भी ये चीज कहीं न कहीं खल रही होती है। वो एक खुददार इंसान है, जिंदगी में सब कुछ अपने दम पर करना चाहता है, ना कि सोयू के माँ बाप के पैसों पर। धीरे धीरे सोयू को भी उसका बर्ताव अलग लगने लगा। एक दिन लंच करते वक्त वो सियोंग से पूछ ही लेती है, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने बदले बदले से क्यों हो? सबके साथ तो तुम अच्छा व्यवहार कर रहे हो, बल्कि सब पर ध्यान भी देने लगे हो। बस मुझे छोड़कर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? जवाब में सियोंग बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ? दुनिया मुझे तुम्हारा पालतू कुत्ता कहने लगी है। सब कुछ तुम्हारे कहने पर चलता है, यहाँ तक कि मैं इतना नामी होने के बावजूद भी एक नौकर बनकर रह चुका हूँ। मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हो पा रहा हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारी बेइज्जती है? तो क्या मुझे नौकर बनने पर गर्व होना चाहिए? सियोंग बोला। ये सुनकर सोयू का दिल धक सा हो गया और बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। अब रात में नहाने के बाद शीशे में खुद को निहारते वक्त उसे एक ख्याल आया। अगली सुबह वो मीजो से जाकर मिलती है। उस दिन एयरपोर्ट में अपने बर्ताव के लिए पहले तो उसने उससे माफी मांगी और आगे कहा, सियोंग एक बेहतरीन कलाकार है और एक अच्छा पार्टनर भी है, लेकिन उसकी एक चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है। दिन पर दिन उसके लिए मेरी दिलचस्पी कम होती जा रही है। न जाने क्यों वो पहले जैसा नहीं रहा। मीजो बोली, क्या तुम मुझसे कोई सलाह लेने आई हो? सोयू बड़े प्यार से कहती है, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहली बार कब किस किया था? हाँ, अपने टीचर के उस सीक्रेट प्लेस पर। मीजो के कहने पर सोयू बोल पड़ी, बस उस दिन के बाद से मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं आया। जानती हूँ कि तुम्हें धोखा दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिताई अपनी यादों को धोखा नहीं देना चाहती। उम्मीद है तुम भी मुझे समझ रही होगी। मीजो के हाँ कहते ही सोयू ने फिर से कहा, टीचर का जो हमने घर खरीदा है, जब उसके इंटीरियर का काम चल रहा था तब तो तुम वही थी ना? तुमने ही सब काम करवाया था ना? उम्मीद है कि वो सीक्रेट प्लेस अभी भी होगी वहाँ। अगर ऐसा है तो उसकी चाबी भी तुम्हारे पास होगी। इसके बाद दोनों उस जगह पर जाते हैं। मीजो ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम्हें ये सब सही लग रहा है? सोयू बोली, मैं ही वो थी जिसने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया और मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले वो मेरी अहमियत को समझे और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। असल में वो सियोंग का एक टेस्ट लेना चाहती है कि क्या वो अभी भी उससे प्यार करता है, उसके लिए लॉयल है, उसके गुम होने के बाद वो कैसा रिएक्ट करेगा। तो इसके बाद दोनों अपने अतीत के उन दिनों को याद करने लगे और अगले ही पल सोयू सियोंग के लिए एक ब्रेकअप वीडियो रिकॉर्ड कर कुछ खाने पीने का सामान थोड़े मोड़े कपड़ों के साथ घर के उसी सीक्रेट प्लेस पर छुपने का फैसला करती है, शीशे के पीछे, जहाँ से उसे सब कुछ दिखाई देने वाला था। वो यहाँ तब तक रहने वाली है जब तक सियोंग वीडियो देखकर उसकी याद में रो रो कर पागल न हो जाए और फिर वो उसके अचानक से सामने आकर उसे हैरान कर अपना बना लेगी। यही उसका प्लान था और इसमें मीजो, जो कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो भी साथ दे रही होती है। सोयू मीजो से चाबी लेकर अंदर चली गई। ये सीक्रेट रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ है और तो और इसमें लगे शीशों की मदद से अंदर का आदमी बाहर क्या क्या चल रहा है सब देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन बाहर वाले को कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना वो पता लगा पाएगा। यहाँ तक कि रूम में फोन का कोई सिग्नल भी काम नहीं करता। अब मीजो के जाने के बाद सोयू कुछ खा रही होती है, तभी उसे किसी के आने की आवाज आई। उसने देखा कि सियोंग उसके बनाई ब्रेकअप वीडियो देख रहा है। सियोंग को उसके लिए परेशान होता देख वो काफी खुश हो गई, लेकिन जब उसने देखा कि सियोंग उसे याद कर इतना रो रहा है तो उसे भी तरस आ गया। उसे बुरा लगने लगा। उसने अब अपनी ये नौटंकी बंद कर बाहर आने का तय किया और मीजो की दी हुई चाबी से दरवाजा खोलने लगी। मगर ये क्या, दरवाजा तो खुलता ही नहीं। वो बाथरूम के शीशे से उसे बहुत आवाजें लगाती है, लेकिन सियोंग को कुछ सुनाई नहीं देता। अब सोयू की दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगी। वो समझ चुकी है कि वो इस जगह पर पूरी तरह से फंस गई है। इस दौरान उसने अपने हाथ भी जख्मी कर लिए, परंतु बदकिस्मती से कोई रास्ता नहीं निकलता। दिन बीतने लगे। अब तो उसके पास शायद खाने को भी कुछ ना बचा हो। तभी अचानक उसकी नजर बाथरूम के शीशे पर जाती है, जहाँ सामने कोई और नहीं, मीजो खड़ी है। जी हाँ, ये वही दिन था जब नशे में पहली बार सियोंग के साथ वो यहाँ आई थी। उसकी मुस्कुराहट साफ साफ बयां कर रही थी कि सोयू को यहाँ फंसाने के पीछे उसी का हाथ है। दरअसल आखिरी वक्त पर उसने चाबी ही बदल दी, जिससे वो सोयू के द्वारा दी गई उसकी बेवफाई का बदला ले सके। और उसका बाहरी दुनिया से संपर्क करने का एकमात्र जरिया था वो बाथरूम का शीशा, जिसमें एक माइक्रोफोन लगा हुआ है जो एक पुराने टेलीफोन की तरह काम करता है दोनों दिशाओं में, लेकिन मीजू उसे भी काट देती है। इस तरह सोयू सब कुछ देख सकती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंचती। जो सोयू अपने मंगेतर के आसपास हवा को भी नहीं भटकने देती थी, आज वो अपनी ही आंखों के सामने मीजो को उसके साथ सोते हुए देख रही है। अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखकर उससे सहा नहीं जा रहा। वो क्या करे, कैसे यहाँ से बाहर निकले।
लाख कोशिशों के बाद भी सिर्फ रोने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाती। और ये सिलसिला बस एक दो बार नहीं, कई बार चलता है। वो भी उसकी आंखों के सामने उसका ही प्यार और किसी दूसरी औरत के साथ ये एक महिला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस प्यार को पाने के लिए उसने ये सब नाटक रचा था वो उसी पर भारी पड़ गया। फिर आधी रात में मीजो बाथरूम आई और शीशे की दूसरी तरफ सोयू को उसके दिए हुए धोखे का एहसास दिलाते हुए कहती है, तुमने ही कहा था ना कि तुम एक रियल लाइफ जीना चाहती हो जिसमें तुम एक लड़के के साथ खुश रहोगी। तो ठीक है, जब तुम्हारे लिए मैं केवल मजे करने का एक खिलौना थी तो फिर आज से मैं भी तुम्हारी तरह एक रियल लाइफ जीना चाहती हूँ। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा मंगेतर सियोंग होगा। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल भी दिया तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पूरी जिंदगी वहीं पड़ी रहो। इतना कहकर वो शावर लेने लगी। सोयू उसे ऐसा करने से बहुत रोकती है और फिर उसने वाटर पाइप के हैंडल को कसकर प्रेस किया जिससे पानी तेजी से गर्म आने लगता है। और उस दिन मीजो इसी वजह से चिल्लाई थी। अब कहानी आज में लौट आती है। वाटर पाइप दिखाने के लिए सियोंग प्लम्बर लेकर आया है। प्लम्बर बोला, टाइल्स को बदलना पड़ेगा, पुराने पाइप को बंद करके नया पाइप लगाना पड़ेगा। तभी प्लम्बर को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो भी कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है मगर मोटी दीवार होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और फिर वो वहाँ से चला गया। यहाँ दोनों की माँ सियोंग को लेकर काफी परेशान है। ना तो वो विदेश गई है और ना ही उसके पासपोर्ट डिटेल में किसी और देश का जिक्र है। यहाँ तक कि अभी तक उसने अपना क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल नहीं किया और उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। उन्हें शक है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि उसका इस तरह से गायब हो जाना कोई मतलब नहीं बन रहा। अब यहाँ से उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर सोयू की भी हालत खराब होते जा रही है। पेट भरने के लिए एक्सपायरी डेट हो चुकी मैगी खाने के लिए वो मजबूर है। सोयू की माँ के कहने पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच सियोंग का मीजू से मिलना कम नहीं हो रहा। एक दिन जब दोनों शाम को मीजू के घर आए तो सियोंग की नजर उसके घर के पासपोर्ट पर जाती है जो कि सोयू के जन्मदिन की तारीख है, पर इसे वो इत्तेफाक समझकर भूल गया। मगर अगले दिन जब सोयू की माँ अपनी बेटी के आखिरी वीडियो देख रही होती है तो उसमें उन्हें दूसरी एक और लड़की का हाथ नजर आया जिसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था और ये बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट है जैसा मीजू के पास है। वहाँ बैठा सियोंग का दिमाग चकरा गया। वो समझ गया कि इन सब के पीछे कौन है। अब वो सीधे मीजू से मिलकर पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिरी वक्त में तुम सोयू के साथ नहीं थी, तुम मेरे घर पर पहले भी आ चुकी हो। तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट है उसकी वजह से ही मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है। अब झूठ कहने की कोशिश मत करना। ये सुनकर मीजो थोड़ी देर शांत हो गई और बोली, हाँ, मैं सोयू को पहले से ही जानती हूँ। उसने मुझसे यहाँ से जाने के लिए मदद मांगी थी और मैंने बस उसकी मदद की। इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं जानती। वो कहाँ गई, क्या किया, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। फिर सियोंग ने कहा, अब तो झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा होगा मुझे सब कुछ सच बता दो। मगर चालाक मीजो उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रही। कोई ठोस सबूत न होने की वजह से सियोंग को वहाँ से जाना पड़ा। अब शाम को सियोंग जब बाथरूम में हाथ धोने के लिए गया तो अचानक से टैप से पानी आना बंद हो गया और कुछ देर बाद फिर से पानी आने लगा जो कि शीशे के पीछे सोयू कर रही है। उसे हिंट दे रही है कि वो यही है, कहीं नहीं गई है। अब सियोंग को भी हल्का हल्का शक होने लगा। उसने टैप को ऑन करने को कहा तो पीछे खड़ी सोयू ने उसे ऑन कर दिया। इसके बाद तो सियोंग को पक्का विश्वास हो गया कि उसकी सोयू शीशे के पीछे ही है और गमले से शीशा तोड़ने ही वाला होता है कि तभी वो रुक गया और बोला, अगर तुम सच में वहाँ हो यानी कि तुमने मुझे मीजो के साथ भी देखा होगा और शायद यहाँ मीजो इसीलिए आई थी क्योंकि वो तुम्हें सब दिखाना चाहती थी। शीशे के पीछे खड़ी सोयू रोने गिड़गिड़ाने लगी, गुजारिश करने लगी कि वो उसे बचा ले। लेकिन सियोंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि बाहर निकलने के बाद वो उसे हरगिज़ भी माफ नहीं करेगी। वो बिना उसकी मदद किए वहाँ से चुपचाप चला गया। पर इन सब के बावजूद वो एक अच्छा इंसान था। भले ही सोयू ने उसे झूठ बोला, अपने पैसों का रोप जमाया, साथ ही साथ ये भी नहीं बताया कि उसे महिलाओं में दिलचस्पी है, मगर फिर भी उसके अंदर की इंसानियत बची हुई थी। कुछ भी हो जाए वो किसी की जान नहीं ले सकता था। अगले दिन शो खत्म होने के बाद उसके फोन में एक टेक्स्ट आया जिसे देखकर वो चौंक उठा। टेक्स्ट सोयू के फोन से आया है और भी चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ऐसा ही टेक्स्ट मीजो के पास भी आया है जिससे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। सियोंग बोला, अगर उसका फोन ऑन है मतलब कि वो ठीक है और ये तो अच्छी बात है। हमने कोई खून नहीं किया है, वो आजाद है और क्या चाहिए, कम से कम हमारे ऊपर कोई इल्जाम तो नहीं लगेगा। लेकिन मीजो को अभी भी अपने किए गए इस जुर्म का डर सता रहा है और वो बोली, क्यों ना एक बार हम वहाँ जाकर देखें
क्योंकि वो सीक्रेट रूम कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ से आसानी से निकला जा सकता है, और चाबी तो आखिर मेरे पास है। इसके बाद दोनों ने सोयू के वहाँ होने का सबूत जानने के लिए सीक्रेट रूम का दरवाजा खोला तो देखा सोयू वहीं बेहोश पड़ी है। उनकी जान में जान आई। असल में ये सारा जाल डिटेक्टिव और सोयू की माँ का फंसाया हुआ था, और उसकी माँ ने ही दोनों को टेक्स्ट भेजा था, क्योंकि अचानक सियोंग का इमरजेंसी पर चले जाना और मीजो का किसी बीमारी के चलते छुट्टी ले लेना अब उनकी आंखों में खटकने लगा था। वो समझ चुके थे जरूर इन दोनों का उनकी बेटी के गायब होने में कोई न कोई हाथ है। अब यहाँ मीजो भी जान चुकी थी कि टेक्स्ट सोयू ने नहीं भेजा है, क्योंकि उसे पता था कि कमरे के अंदर कोई नेटवर्क नहीं है। अब मीजो ने जैसे ही उसे जगाने की कोशिश की, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मीजो को ये कतई उम्मीद नहीं थी कि सोयू इतनी कमजोर स्थिति में भी उस पर हमला करेगी। सोयू को सीक्रेट रूम के अंदर ही रखने के लिए मीजो सियोंग को मनाने की कोशिश में विफल हो जाती है, क्योंकि वो सोयू को बचाने का फैसला करता है। मीजो को पीछे छोड़ उसने उसे धक्का दिया, जिससे कि उसके सर पर चोट लगकर वो वही बेहोश हो जाती है। सियोंग सोयू का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से बाहर निकालता है। फिर उसने पुलिस को बुलाने को कहा, लेकिन सोयू ने मना कर दिया। फिर सियोंग को कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने को कहकर खुद नहाने बाथरूम चली गई, जहाँ अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। पहले सोयू शीशे के पीछे अपनी आजादी के लिए गड़गड़ा रही थी, लेकिन अब उसकी जगह वहाँ मीजू है, जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि सोयू सियोंग से शादी कर अपनी नकली जिंदगी संवार चुकी थी, तो वहीं उसके पीठ पीछे मीजू को सारे ऐशो आराम के साथ रखकर उसे सीक्रेट रूम में बंधक बनाकर शारीरिक सुख का आनंद ले रही थी, और सभी उसके इस बहरूपिया चेहरे से अनजान थे। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन यही सच है। सियोंग अब बस एक कठपुतली बनकर रह गया है, जिसके लिए वो पहले से ही परेशान रहा करता था, जो उसका करियर खत्म कर सकती है। शायद इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता। असल में सोयू मीजू को ही चाहती है, लेकिन समाज और स्टेटस के तले वो ये चीज खुलेआम नहीं कर सकती। ना मीजू को अपना सकती थी, उसकी सियोंग के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन इस हादसे के बाद अब वो मीजू के साथ रह सकती है, और मीजू ने भी उसी के लिए ही ये सब किया था, क्योंकि सोयू के दिए धोखे का वो बदला ले रही थी। तो अब उसे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं। दोनों ने जो चाहा था वही हो रहा है। इस कहानी का अंत हम नहीं कह सकते कि हैप्पी एंडिंग है या ये कोई ट्रेजेडी है, ये भी नहीं कह सकते। कहानी की ही तरह इसका अंत भी बड़ा ही अनोखा है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। तो इसी के साथ आज की ये कहानी खत्म हुई। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी ने अगर आपका भी दिल छुआ, मेरी आवाज आप तक पहुंची हो, तो जरूर ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना दोस्तों। तब तक सुनते और सुनाते रहे मूवीज ड्राइव। बाय बाय, टेक केयर।